हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को। और आप में से अधिकतर बच्चों की डिमांड ये रही है कि सर आपने फिजिक्स तो हमारी कंप्लीट करा दी है, पूरा कोर्स हो चुका है, अब आप केमिस्ट्री को भी शुरू करवाइए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज से आपकी केमिस्ट्री क्लास 12th की शुरू करवा रहे हैं। और यहां पर मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले जो हमारी फिजिक्स की क्लासेस थी वहां काफी सारे बच्चों के कमेंट आते थे कि सर जब आप बोर्ड में कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद थोड़ा सा साइड हो जाए कीजिए, जिससे कि हम उसको नोट कर पाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो मेथड है आपका, कि आप साथ साथ समझ करके साथ साथ लिखने की कोशिश करते हैं, यह सही नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस समय आप केवल फोकस होकर के जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझिए। और जहां तक आपके बोर्ड में लिखी हुई चीजों को नोट करने की बात है, तो जैसे ही मेरा एक बोर्ड कंप्लीट होता है, जैसे ही मुझे लगता है कि अब अगला टॉपिक इस बोर्ड की बची हुई जगह पर पूरा नहीं हो पाएगा, मैं आपको 3-4 सेकंड का जरूर समय दूंगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके या तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपकी जो नोट करने की समस्या वो भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और आपकी कोई चीज छूटेगी भी नहीं, नोट्स भी आपके अच्छे से बन जाएंगे। तो मुझे लगता है अब हमें शुरू कर देना चाहिए, कोई टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे हम आपका। तो पहला चैप्टर जो हमारा आता है क्लास 12th का, वो हमारी ठोस अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। अब बात आती है कि आखिर जो ब्रह्मांड है, क्योंकि हम शुरुआत से स्टार्टिंग ही इस बात से करेंगे कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक हमारी होती है द्रव्य और दूसरी हमारी होती है ऊर्जा। आपने क्लास 11th में द्रव्य की अविनाशिता का नियम पढ़ा होगा। द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहता था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान और जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान हमेशा आपस में बिल्कुल बराबर होता है, एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर होता है। लेकिन कुछ समय बाद इस बात का थोड़ा सा खंडन हुआ, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने यह बात सिद्ध करी कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो वहां से एक बात निकल के आई कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है केवल ये मैटर से, यानी कि द्रव्य से मिलकर के नहीं बना है जिसे आप पदार्थ कहते हैं। इसमें एक और घटक है जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा जो है वो कभी भी द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है और द्रव्य कभी भी क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहां से ये निष्कर्ष निकालते हैं, हमारा जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, पहला है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। अब इस ऊर्जा का जो हम अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम टोटल एनर्जी का ही अध्ययन करते हैं। और इस मैटर का जो अध्ययन करेंगे हम, द्रव्य का जो अध्ययन करेंगे, ये हम करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो हम अपनी शुरुआत यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा द्रव्य होता है, जिसे हम मैटर कहते हैं, और इसे आप हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। ये जो द्रव्य होता है ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अवस्थाएं, यानी कि जैसे इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, क्योंकि जितनी भी आपको अगल बगल चीजें दिखाई दे रही हैं वह सब क्या है, द्रव्य ही है, मैटर ही है। और यहां पर हमारी द्रव्य की 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। पहली हमारी होती है ठोस अवस्था, दूसरी हमारी होती है द्रव अवस्था और तीसरी हमारी होती है गैस अवस्था। आप जानते हैं ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं और गैस तो हमारी क्या होती है, गैस ही होती है। तो ठोस द्रव गैस के बारे में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो ठोस होता है, ठोस की परिभाषा हम ये देते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उसकी जो शेप होती है, किसी भी ठोस की जो शेप होती है, जिसे हम आकृति भी कहते हैं, वह आकृति क्या होती है, सामान्यतः बदलती नहीं है। तो ठोस का अर्थ वह कि जिसकी आकृति निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, उसे हम कहेंगे ठोस। अब बात आती है द्रव की। द्रव किसे कहते हैं? द्रव हम कहते हैं पदार्थ की या द्रव की वह अवस्था है जिसमें कि पहली बात तो इनका जो आकार होता है या आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। तो हमने क्या कहा, द्रव जो है इसके गुण क्या है, आकृति, आकार, अनिश्चित। आकार अनिश्चित होता है, लेकिन सेकंड बात क्या, आयतन निश्चित।
आयतन निश्चित होते हैं इसके, द्रव के। अब तीसरी स्थिति में चले जाएं जिसे हम कहते हैं गैस। गैस की खास बात क्या होती है? गैस की खास बात होती है न तो इसका आयतन निश्चित होता है, न इसका आकार निश्चित होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है विसरण का, यानी कि फैलाव का। इसको जैसे ही थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मौका मिलता है, गैस जितना हो सके उतना अधिक क्या होती है, फैल जाती है। तो हमने क्या कहा, यह हमारा क्या है, आकार और आयतन, व आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित। आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। और एक इनमें और अंतर होता है। वह अंतर क्या होता है कि जो ठोस होते हैं, जो भी हमारा द्रव्य होगा, मैटर होगा, चाहे वो ठोस अवस्था में मिले, चाहे आपको द्रव अवस्था में मिले, चाहे आपको गैस अवस्था में मिले, तीनों ही अवस्था में भले ही वो मिल रहा है, लेकिन उनके अणुओं के बीच, अणुओं या हम कह सकते हैं अवयवी कण, क्योंकि केमिस्ट्री में हम इस शब्द का बहुत उपयोग करेंगे जिसे हम कहते हैं अवयवी कण, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो अवयवी कण होते हैं, इनके बीच का जो बल होता है, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण बल, वो तीनों अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ठोस अवस्थाओं में आकर्षण बल, यानी कि अणुओं के या अवयवी कणों के बीच में, जिनसे मिलकर के ठोस का निर्माण हो रहा है, वह अवयवी कणों के बीच में लगने वाला बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, द्रव अवस्था में उससे कम होता है, और गैस अवस्था में कहते हैं हम बिल्कुल न्यूनतम होता है, या आप कह सकते हैं कि यह उपस्थित ही नहीं होता। इसी कारण से ठोस के जो हम कह सकते हैं अणु होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे के समीप होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। द्रव में बहने का गुण होते हैं, वो एक दूसरे से आकर्षित तो होते हैं, लेकिन इतने तरीके से पकड़ के नहीं रखते उसको कि वो हिलडुल भी ना पाए। इसका अर्थ है कि द्रव क्या होता है, द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, जिसके कारण जो द्रव के अणु होते हैं वह द्रव के भीतर तो गति कर सकते हैं, लेकिन वो द्रव की सतह को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि दूसरे जो अणु होते हैं उस पर इतना आकर्षण बल लगाते हैं कि वह उस सतह को छोड़ करके बाहर ना निकल पाए। तो इसलिए कहते हैं अंतराण्विक बल, अवयवी कणों के बीच में लगने वाला बल, वो ठोसों में सबसे अधिक होता है, द्रवों में उससे कम होता है, गैसों में सबसे कम होता है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, और हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वह है ठोस अवस्था। तो हम एनसीईआरटी का, जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक का पहला टॉपिक लेंगे 1.1, जिसे हम कहेंगे ठोस अवस्था। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। ठोस अवस्था, अभी मैंने आपको बताया कि पदार्थ की या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कि अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल बहुत अधिक लगता है, उनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उन द्रव्य की या पदार्थ की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। तो क्या क्या कहा मैंने कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें हम कह सकते हैं अणुओं के बीच, अणुओं या ब्रैकेट में लिखते हैं अवयवी कणों। अवयवी कणों मतलब जिनसे मिलकर के इस ठोस का निर्माण हो सकता है। वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, उनको हम एक शब्द कहेंगे अवयवी कण, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो पदार्थ की व्यवस्था जिसमें अणुओं के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, साथ ही हम कहेंगे इनका आयतन तथा आकार, आकार को बहुत सी जगहों पर आकृति भी कहते हैं, आकृति जिसे इंग्लिश में शेप कहते हैं, आयतन तथा आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो यह हमारी क्या आ गई, इसकी परिभाषा आ गई। अब ठोसों की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठोसों में और क्या क्या गुण होते हैं। हमने कह दिया आयतन और आकार निश्चित, अंतराण्विक कणों के बीच में, अवयवी कणों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। पर एक चीज और होती है, वह चीज होती है कि किसी भी पदार्थ की किसी भी अवस्था में
किन्हीं दो अवयवी कणों के बीच में, हमने एक अवयवी कण ले लिया, एक अवयवी कण ये ले लिया, इनमें दो विरोधी चीजें होती हैं। एक विरोधी चीज होती है, इसका एक गुण तो होता है जो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या करेगा, इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा कि ये दोनों अणु एक दूसरे के समीप आए। आकर्षण बल जितना अधिक होगा, हम कहेंगे अणु उतने एक दूसरे के समीप होंगे और वह इन तीनों में से किसी एक अवस्था को प्राप्त करेंगे। ज्यादा होगा तो ठोस, थोड़ा कम होगा तो द्रव, और बहुत ही कम हुआ, बिल्कुल जीरो हो गया, तो हम कहेंगे गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। अब एक और चीज होती है जो इनको वेरी करती है, डिपेंड करती है कि ये ठोस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा, और वह चीज होती है हमारी दूसरा ऊर्जा। इन कणों की ऊर्जाएं क्या क्या हैं? यदि ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जितनी ज्यादा अधिक होगी, ये कण उतने अधिक क्या होंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से, और ऊर्जाएं जितनी कम होगी, ये अणु एक दूसरे के उतने ही समीप आएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा इन दो अणुओं की जो अवस्थाएं हैं या किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है वो इन दो बातों पर निर्भर कर रही है। एक आकर्षण बल पर, किसका आकर्षण बल, अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, एक तो उस पर निर्भर कर रही है, और दूसरा इस पदार्थ की ऊर्जा, इस पदार्थ के जो अवयवी कण हैं उनकी ऊर्जा पर निर्भर कर रही है। और ऊर्जा जितनी अधिक होगी, हम कहेंगे पदार्थ के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के विरोधी गुण हैं। आकर्षण बल ज्यादा तो अवयवी कण एक दूसरे के समीप समीप, और यदि हम कहें ऊर्जाएं अणुओं की ज्यादा तो अणु क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर। तो अब आप समझ सकते हैं। अब हम इन तीनों स्टेटों को, जो ठोस द्रव गैस स्थिति हैं, इन तीनों को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ध्यान हो, हम केमिस्ट्री में मुख्य रूप से तीन वेरिएबलों की बात करते हैं, तीन चरों की बात करते हैं। कौन कौन से चर होते हैं? तीन। पहला होता है हमारा, एक होता है दाब, दूसरा होता है आयतन, और तीसरा हमारा होता है ताप। दाब, आयतन, ताप। हम इनमें को बदल करके किसी भी एक को परिवर्तित करते हैं तो बाकी दोनों स्वतः ही परिवर्तित होते हैं। जब हम यहां ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अणुओं की ऊर्जा या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जो हमारे पास अवयवी कण जिनसे मिलकर के वो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उन कणों की जो ऊर्जा होती है वो डिपेंड करती है किस पर? ताप पर। अब इसको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने कक्षा 6 से ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। और इसका सटीक एग्जाम्पल जो दिया जाता है छोटी क्लासों में, वह दिया जाता है हमारा जल की तीन अवस्थाओं में। जल की अवस्था, जल की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरा ठोस यानी कि क्या, बर्फ, दूसरी द्रव जिसे हम कहते हैं जल, और तीसरी गैस जिसको हम क्या कहेंगे, वाष्प। यही तो तीन अवस्थाएं पढ़ी हैं आपने। तो हमने कहा कि जल की तीन अवस्थाओं का अध्ययन करा। अब इनको आप बारी बारी से देखिए। सबसे पहले आप क्या था, आपके पास मान लेते हैं बर्फ थी। आप बर्फ जो ठोस अवस्था में, उसको द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित करते हैं? आप गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने से क्या होता है, उन अणुओं की जिनसे मिलकर के वह ठोस बना हुआ है, उन अवयवी कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच में लगने वाला जो पहले आकर्षण बल शक्तिशाली था, और वो धीरे धीरे वीक पड़ना शुरू हो जाएगा, कमजोर होने लगेगा। और यह जो कण पहले जो एक दूसरे से एकदम सटे हुए थे, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं निविड़ संकुलित, यहां पर एक शब्द आएगा। निविड़ संकुलित का अर्थ होता है कि परस्पर सटे रहना। तो जब दो कण जो एक दूसरे से परस्पर सटे हुए थे, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती चलेगी वैसे वैसे उनके बीच में आकर्षण बल घटता चले गया और वो एक दूसरे से दूर दूर चलते चले गए। तो थोड़ी देर में जब उनकी ऊर्जाएं ज्यादा हो जाती हैं तो पूरे का पूरा ठोस के जब अणुओं की ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और आपको ध्यान भी हो कि जो ठोसों का जो गलनांक होता है वो फिक्स होता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ क्या होती है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप है जिसमें अणुओं को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि उनके बीच का आकर्षण बल एकदम वीक हो जाता है और वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप द्रव को, जल को गर्म करते हैं तो फिर से उनके अणुओं की क्या होती है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। फिर से अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा,
अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल फिर से कमजोर पड़ेगा, और कमजोर पड़ेगा तो फिर से क्या होंगे, वो एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाएंगे तो फिर से क्या होगा, अवस्था कौन सी आ जाएगी, हमारी गैस अवस्था आएगी। ठोस से द्रव में आता है तो हम कहते हैं गलनांक, एक निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। और द्रव से गैस में आता है तो हम उसके लिए एक निश्चित ताप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उसका क्वथनांक। तो ये दो वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। गलनांक का अर्थ होता है किसी ठोस अवस्था को किसी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो एक शार्प टेम्परेचर चाहिए, जो एक निश्चित ताप चाहिए, उसको हम कहते थे उसका गलनांक। और द्रव अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जो एक निश्चित ताप चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, उसे हम उसका कहते हैं क्वथनांक। तो हमने यहां पर बात करी कि जैसे ही द्रव को क्वथनांक वाली स्थिति पे आते हैं, द्रव के सारे अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका अर्थ दूसरा ये हुआ कि उनके बीच में लगने वाला अणुओं के बीच में या अवयवी कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल एकदम बहुत घट गया, और क्या हो गया, वो वेपराइज फॉर्म में आ गए। तो मुझे लगता है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमने यहां पर ये एक्सप्लेन किया कि द्रव के अवयवी कणों के बीच में जो स्टेट्स होती है वो इन दोनों बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो परिभाषा लिख चुके हैं, पदार्थ की अवस्था जिनमें अणुओं के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, साथ ही इनका आयतन तथा आकार या आकृति आप कह सकते हैं, दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसकी ठोस अवस्था कहते हैं। तो आप चाहें तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने यह समझा कि किस प्रकार से पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं वो ताप पर, और हम कह सकते हैं कि अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल पर निर्भर करती है। और साथ ही हमने यहां पर क्या करा, आपको ठोस की परिभाषा भी दी। अब यदि ठोस की परिभाषा उसके गुणों को एक लाइन में व्यक्त करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ठोस होंगे उनमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। सबसे पहले आकार व आयतन निश्चित, पहली बात। दूसरी बात, हम कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं उनके जो जिन कणों से मिलकर के बना हुआ होता है वो कण निश्चित स्थिति पर स्थित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोसों में अवयवी कण अपने स्थान पर, अपने निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तीसरा, हम ये तो बता चुके हैं कि उनके बीच में अंतराण्विक बल अधिक होता है। तो क्या लिखें, अंतराण्विक या अंतराण्विक लिख लेते हैं। अंतराण्विक बल शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। इतना हमको समझ में आ गया। चौथी बात हम कहें कि जो ठोस होते हैं यह कठोर होते हैं, और इनकी जो हम कह सकते हैं संपीड्यता वह क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि असंपीड्य होते हैं। तो हमने क्या कहा, ठोस कठोर व असंपीड्य होते हैं। आपने ये असंपीड्य शब्द सुना होगा। असंपीड्य मतलब इनकंप्रेसिबल, यानी कि यदि कोई पदार्थ ऐसा है जिसको दबाने पर वो दबे नहीं तो हम कहते हैं वो असंपीड्य है। यदि आप गैसों की बात करें तो गैसों को यदि दबाया जाता है तो पहले इतनी बड़ी रही होगी, थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि दबाने पर उनका आयतन परिवर्तित हो जाता है, तो उनको कहते हैं हम संपीड्य। उनके अंदर संपीड्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन आप किसी पत्थर को लेकर के यदि दबाएंगे तो वो दबने वाला नहीं है, इसका अर्थ उसके अंदर कैसा गुण है, वह असंपीड्य है। और यही क्या है इनकी मेन जो हमने आपको बात बताई थी ठोसों के संदर्भ में, वही हमारी क्या है ये। अब हमने ठोसों को समझ लिया, अब हम यहां पर समझते हैं ठोसों का वर्गीकरण या ठोस अवस्था का वर्गीकरण। तो हम ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठोसों का वर्गीकरण। और देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में कौन सा है ये पॉइंट, ये है 1.2, ये है, यहां पे लिख लेते हैं एनसीईआरटी 1.2, ठोसों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठोसों को हम कह सकते हैं उनके अवयवी कणों की जो अवस्था होती है या जो उनकी व्यवस्था होती है
उस आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये अवयवी कणों की जो व्यवस्था है या जो उनके निश्चित क्रम है उसका क्या अर्थ हुआ। देखिए होता क्या है कि कोई भी जो ठोस है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है। वह अवयवी कण हमने बताया अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो ठोस अणु परमाणु या आयन से मिलकर के बना हुआ है। और वो अणु परमाणु आयन जब एक दूसरे के समीप आएंगे तभी तो ठोस का निर्माण होगा ना। और उनमें ये सब गुण तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के समीप किस प्रकार से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसी आधार पर हम क्या करते हैं, ठोसों को वर्गीकृत करते हैं दो भागों में। तो हमने क्या परिभाषा दी, हमने कहा ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित निश्चित क्रम की प्रकृति के लीजिए या क्रम की प्रकृति लिख लेते हैं, या क्रम के आधार पर भी कह सकते थे। क्रम की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। तो मेरे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपने किसमें ध्यान देना है, अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित निश्चित क्रम की प्रकृति। इन लाइनों के आधार पर ये जो हमारी लाइन है यही ठोसों के वर्गीकरण का क्या है, मुख्य आधार है। तो क्या है, हम किन दो भागों में बांटते हैं फिर उनमें एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। पहला जो हमारा होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और जो दूसरा हमारा होता है उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसे कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड, तो हमारे दो हमने क्या कर दिया, इसमें कैटेगराइज कर लिया। अब सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोसों को समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वह है कि जिसमें अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं और वह दीर्घ परास्तक होते हैं। अब दो शब्द यहां पर आए, एक अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं, दूसरा उनकी जो परास होती है वो दीर्घ होती है। इस बात को पहले हम लिख लेते हैं। क्या कहा हमने, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं तथा इनकी परास दीर्घ होती है। या आप चाहते केवल एक ही लाइन दे देते कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस हैं जिनमें की अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। आप ऐसा भी लिख सकते थे डेफिनेशन में। अब समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। हमने कहा कि कोई भी ठोस है, हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का है, वो आवश्यक नहीं है कि केवल एक सिंगल एटम से मिलकर के बना हुआ हो, सिंगल परमाणु से मिलकर के बना हो सकता है वो कोई एक यौगिक हो जिसमें एक से अधिक परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। तो जब वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, अत्यधिक समीप आते हैं, तभी वो क्या करते हैं, ठोसों का निर्माण करते हैं। तो हमने कहा यहां पर हम यदि क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो हमने कहा ये मान लेते हैं दो प्रकार के अवयवी कण हैं इसमें मुख्य रूप से। तो किस प्रकार के मान लेते हैं, पहला ये है, ये है, और दूसरा हम क्या देते हैं इस प्रकार से इनके बीच में ये है। फिर यहां पर हम ऐसे बना सकते हैं,
आपको भी इनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों। ये हमने बना दिए हैं, बस मेरे को लगता है इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां हमने दो प्रकार के पेन का यूज किया है, एक हमने करा है ब्लैक पेन का, एक करा है ब्लू पेन का। यहां पर हमने दो प्रकार के कणों से मिलकर के कोई ठोस बन रहा है, यानी कि उसमें जो अवयवी कण है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं यौगिक भी होगा, अवयवी कण तो एक ही प्रकार का होगा, लेकिन वह जो अणु है वह भी दो परमाणु से मिलकर के बना है और उनकी व्यवस्था ये है। अब इसमें आप क्रम को देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लू। तो ये एक क्या है, निश्चित क्रम है। और इधर की ओर भी देखेंगे तो ब्लू, फिर ब्लैक, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, पहले ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक, और यही व्यवस्था क्या होगी, नीचे तक चलेगी। तो यदि ऐसा निश्चित क्रम है तो उस निश्चित क्रम को इसे कहते हैं निश्चित क्रम। और ये मैंने क्या बनाया, ये बनाए हैं अवयवी कण जिनसे मिलकर के ठोस बन रहा है। वो यदि निश्चित क्रम में है इस प्रकार से, और यह जो हमारा है दीर्घ परास्तक है, यानी कि यह व्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है, इधर भी और इधर की ओर भी नीचे तक जाती जा रही है यह व्यवस्था, तो इस प्रकार के ठोसों को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यह दीर्घ परास व्यवस्था का अर्थ यह भी है कि यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो हमें जैसे एक बड़ा क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक वैसे ही उसके छोटे छोटे हिस्से भी प्राप्त होंगे। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इनका एक एग्जाम्पल हम सीधे कह सकते हैं, जैसे हम कह दें चीनी या नमक, इनकी यदि बात करें तो ये एक प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। आप देखते होंगे चीनी का एक छोटे सा टुकड़ा लीजिए, आपको उसकी शेप कैसी दिखाई देती है, इस प्रकार से आपको उसकी शेप दिखाई देगी। लगभग इस प्रकार की शेप दिखाई देती है। आप मार्केट में जो चीनी आती है, आप उसके अलग अलग साइज देखिए, जो सबसे छोटा बारीक चीनी आती है उसको लीजिए, उसका एक दाना, एक उससे थोड़ी मोटी वाली का लीजिए, और एक आप चाहें तो मिश्री भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, चीनी के ही अलग अलग साइज हैं। सब में आपको स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखाई देगा, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देंगे, अलग अलग संरचनाएं नहीं होगी। इसका अर्थ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास बात यह है कि यदि उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए तो जो संरचना, जो स्ट्रक्चर बड़े वाले हम कह सकते हैं साइज का होता है, वही व्यवस्था, वही स्ट्रक्चर उसके छोटे भागों में भी हमको मिल जाता है। तो यह हमारी व्यवस्था किसमें होती है, क्रिस्टलीय ठोसों में होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे को समझ में आ गया। अब हम इसके गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि दीर्घ परास का तो आप अर्थ समझ गए कि इनका जो निश्चित क्रम है ये रेगुलर ऐसा ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। आप इतनों की यदि बात करें, इस ब्लॉक की यदि मैं बात करूं, इतने ब्लॉक की, तो आप इस ब्लॉक में देख रहे हैं यहां ब्लैक ब्लैक, यानी कि एक ब्लैक आ रहा है, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, वैसे ही यहां पर आ रहा है ब्लैक ब्लू ब्लैक, ब्लैक ब्लू ब्लैक, इसी प्रकार से ये क्रम चल रहा है, निश्चित क्रम है। तो यह हमारे क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का यदि हम क्या करें, इसके गुणों के ऊपर चर्चा करें, तो इसमें मुझे लगता है कि आप चाहें तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से हम इसके जितने भी गुण हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी हमने क्रिस्टलीय ठोसों को समझा, अब हम उसके गुणों को समझेंगे, लेकिन गुणों से पहले हम क्या कर रहे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस की भी यहां पर आपको परिभाषा दे रहे हैं। फिर इन दोनों के गुणों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करके इन दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अब हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों पे, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। क्या होते हैं अमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस, हम कहते हैं ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में न हो, एक निश्चित क्रम में न हो, उन्हें क्या कहेंगे,
अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और एक और परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसे ठोस, या आप कह सकते हैं ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, जिनमें अवयवी कण लघु परास में व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, वह भी हमारे क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब इसको कैसे समझा जा सकता है? जैसे हमने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था क्रिस्टलीय ठोसों का, ठीक वैसा ही हम एग्जांपल यहां पर देकर के इसको समझ सकते हैं। हमने कहा मान लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस भी का जो एक अणु है वो दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें व्यवस्था कैसे होगी? जरूरी नहीं हम कह सकते हैं दो परमाणुओं से भी कह सकते हैं, या अवयवी कण यानी कि एक अणु, जब अणु एक दूसरे के समीप आएंगे तो वह अणु भी आपस में किस प्रकार से जुड़ रहे हैं उस व्यवस्था क्रम के आधार पर भी क्या होगा, ये अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोसों से डिफर हो सकता है, अलग हो सकता है। कैसे? हमने कहा अवयवी कण मान लेते हैं एक इस प्रकार से है, इसमें कोई निश्चित क्रम तो होता नहीं, तो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद एकदम से व्यवस्था बदल जाए, ऐसे हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए, फिर ये इस प्रकार से हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए। तो ऐसे हो, नीचे की ओर देखें, नीचे हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमने कहा इस प्रकार से हो गए, फिर ये ऐसे हो गए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हमने इसको बना लिया। ऐसे ही नीचे बना लें, नीचे हम ऐसे बना रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाएगा कि ये कैसे होते हैं ठोस। ये इस प्रकार से। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले क्या होते हैं, एक जैसे हम देख रहे हैं 5 जो अवयवी कण हैं एक जैसे हैं, फिर उसके बाद अगले में अगले 2 आ गए, फिर अगले में एक आ गया, फिर अगला दूसरा आ गया, फिर 2 आ गए। तो इसका अर्थ है इनके जुड़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। ऐसे ही नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो जैसे हमने क्रिस्टलीय ठोसों में आपको बताया था अवयवी कण एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़े हुए होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में यह बात बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हम कह सकते हैं जैसे कांच हो गया, या रबड़ हो गया, या प्लास्टिक हो गया, यह सब हमारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। आप ध्यान रखना कि जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनको हम छद्म ठोस भी कहते हैं। छद्म ठोस, छद्म ठोस, या आप कह सकते हैं कि जो ठोस न हो लेकिन ठोसों की तरह दिखते हो, आभासी ठोस भी कह सकते हैं। छद्म मतलब आभासी, आभासी ठोस। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं इस बात को भी समझते हैं। तो अब हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं इनके गुणों की। किस किस की? एक हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों की चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर इसको एक टेबल के थ्रू आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं गुण, यहां पे लिख रहे हैं क्रिस्टलीय, और यहां पर लिखते हैं अक्रिस्टलीय। सबसे पहले गुण, फिर क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहले हम इसमें गुण में ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं आकार। आकार जो हमने आपको बताया था, जो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनका की एक निश्चित अवयवी कण एक निश्चित क्रम व्यवस्था में स्थित होते हैं। इसमें से बड़े वाले को, यदि आप घटक को, एक बड़े क्रिस्टल को यदि आप तोड़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ेंगे, तो वो छोटे छोटे कणों में जब टूटेगा तो उनके आकार भी बड़े वाले ठोस की तरह एक निश्चित क्रम में होंगे, बिल्कुल क्या होंगे, फिक्स होंगे। और अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोस में किसी बड़े
अक्रिस्टलीय ठोस को तोड़ेंगे तो जो हमें छोटा उसका भाग मिलेगा उसमें वैसी व्यवस्था, वैसी संरचना नहीं मिलेगी जैसे कि हमारे को क्या मिलती है अक्रिस्टलीय, जैसे कि अक्रिस्टलीय ठोस के बड़े घटकों में मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें आकार में ही कह देते हैं कि इसमें अवयवी कणों द्वारा निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है, निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है। और इसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त नहीं होती। तो मुझे लगता है पहला अंतर आपको पता चल गया होगा। दूसरे की बात करें, दूसरा गुण क्या होता है? दूसरे गुण को हम कहते हैं इसका गलनांक, जिसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ होता है कि एक ऐसा ताप जिस पर कि जो हमारा ठोस है वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं उसका गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों की यदि हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। लिखते हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों की यदि मैं बात करूं तो हम कहते हैं इनके गलनांक निश्चित न होकर एक परास में होते हैं। अब समझिए इनका दोनों का क्या अर्थ है। मान लो मेरे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है, मैं उसको गर्म करता हूं तो ठीक एक निश्चित ताप पर आकर के वह क्या हो जाएगा, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप चीनी लें या आप नमक लें, जब आप उसे गर्म करते हैं तो आप उसको देखते जाइए, ठीक एक टेम्परेचर के बाद एकदम चीनी क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि इनका गलनांक क्या है, निश्चित है, फिक्स है। जैसे हम उसकी बात करें, मान लेते हैं बर्फ की बात करें, आपको बर्फ का पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ होती है वो पिघल जाएगी, यानी कि बर्फ जो होगी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो वो उसका क्या है, एक निश्चित गलनांक है। अब हम इसे समझते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। हमने इसके एग्जाम्पल दिए आपको कि इसका एग्जाम्पल होता है कांच होता है, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है। कभी आप रबड़ को जलाइएगा, कभी आप प्लास्टिक को जलाइएगा, गर्म कीजिएगा, आप देखोगे कि प्लास्टिक को जब गर्म करते रहेंगे तो पहले प्लास्टिक जब गर्म होता है तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, नरम पड़ने लग जाता है, मुलायम सा हो जाता है। और पहले मुलायम होगा, फिर थोड़ा सा और अधिक मुलायम होता चले जाएगा और काफी देर बाद जाकर के वो क्या होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, बूंदों के रूप में नीचे गिरना शुरू होगा। इसका अर्थ है कि वो ठोस एग्जैक्ट सीधे ही द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे उसकी अवस्था क्या हो रही है, चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित ना होकर के एक परास में होते हैं। यानी कि परास का अर्थ है कि यदि मैं किसी अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका जो गलनांक है वो मान लो 115 डिग्री सेंटीग्रेड है या मैं कहूं 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं कहूंगा उसका जो गलनांक है वो 115 से 140 के बीच में है, क्योंकि 115 से वो क्या होता है, मुलायम पड़ना शुरू होता है और 140 पर जाते जाते वो क्या होता है, पूरा का पूरा द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इनका क्या होता है, एक परास में होता है गलनांक। तीसरा हम कहें, इसमें एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं विदलन गुण। विदलन गुण, क्लीवेज प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या हुई विदलन गुण? विदलन गुण क्या का अर्थ है कि यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को काटें, किसी चीज से कटिंग करें इसकी, तो इसमें जो हमें दो हिस्से प्राप्त होंगे वो बिल्कुल शार्प मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल उनके जो किनारे मिलेंगे वो बिल्कुल स्मूथ मिलेंगे। लेकिन
अक्रिस्टलीय ठोसों को यदि किसी चाकू से, किसी चीज से काटा जाए, किसी कटर से काटा जाए, तो इसके जो हमें पृष्ठ प्राप्त होते हैं वो खुरदुरे मिलते हैं, वह शार्प नहीं मिलते। तो हम क्या कहेंगे? विदलन गुण, इन्हें किसी वस्तु से काटने पर प्राप्त सतहें क्या होती हैं? स्मूथ कहते हैं या मुलायम कहते हैं, मुलायम होती हैं। प्राप्त सतहें मुलायम होती हैं, जबकि इसमें इन्हें किसी वस्तु से काटने पर प्राप्त सतहें कैसी प्राप्त होंगी? खुरदुरी प्राप्त होती हैं, खुरदुरी प्राप्त होती है। अब ऐसा क्यों होता है? हमने यहां पर आपको बताया कि जो अवयवी कण होते हैं किस व्यवस्था में? अक्रिस्टलीय ठोसों में या अनिश्चित क्रम में होते हैं। तो जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो क्योंकि इनका कोई एक विशेष क्रम तो है नहीं, इसलिए ये क्या होते हैं? जो कटिंग करने के बाद जो हमारे को जो छोटे छोटे भाग मिलेंगे, उनके जो पृष्ठ होंगे वो क्या होंगे? खुरदुरे टाइप के मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई निश्चित क्रम में अवयवी कण स्थित नहीं है। जबकि इसमें निश्चित क्रम में होने के कारण जो छोटे छोटे पार्ट्स भी हमें मिलते हैं, वह भी बिल्कुल क्या मिलते हैं? उनकी सतहें एकदम स्मूथ मिलती हैं। वह भी क्या होते हैं? एक निश्चित ज्यामितीय क्रम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला हम इसकी जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कहते हैं गलन ऊष्मा। चौथा हमारा जो आता है वो है गलन ऊष्मा, जिसे कहते हैं हीट एंथैल्पी। गलन ऊष्मा, हीट एंथैल्पी कहा जाता है इसे। गलन ऊष्मा क्या हुई? यदि हम इसके कुछ हिस्सा ले लें, मान लेते हैं एक बड़ा सा हमने क्रिस्टलीय ठोस लिया, उसके छोटे छोटे 4-5 हिस्से कर लिए, सब हिस्सों को हम क्या करें? गर्म करें, ऊष्मा देना शुरू करें, तो सबके सब पिघलने के लिए एक समान ऊष्मा प्राप्त करेंगे। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा क्रिस्टलीय ठोस के मैंने छोटे छोटे हिस्से लिए, मान लेते हैं एक हिस्सा ये ले लिया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, इन सबको मैंने गर्म किया, तो यह भी क्या होता है? मैंने देखा ये भी 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या ये जो ऊष्मा लेता है, मान लो ये कैलोरी में ऊष्मा ले रहा है, मान लो 10,000 कैलोरी ऊष्मा लेकर के ये क्या हो रहा है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका दूसरा भाग भी 10,000 कैलोरी ऊष्मा लेकर के ही द्रव में परिवर्तित होगा, सारे के सारे हिस्से जितने भी होंगे। अब इसकी बात करी जाए, क्योंकि यह हमारे अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित क्रम में के अवयवी कणों से मिलकर के नहीं बने होते, इसलिए इनकी जो गलन ऊष्मा होती है वो अलग अलग हिस्सों की अलग अलग होती है। आप प्लास्टिक के एक ही कोई प्लास्टिक लीजिए, प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा, और उस प्लास्टिक के बड़े टुकड़े के छोटे छोटे 2-3 टुकड़े कर लीजिए। पहले हिस्से को गलाइए, आप देखोगे वो गलने के लिए कुछ अलग ऊष्मा लेगा, दूसरे हिस्से को गलाएंगे तो वो गलने के लिए कुछ अलग ऊष्मा लेगा, तीसरा टुकड़ा अलग लेगा। इसका अर्थ है कि उसके सारे के सारे टुकड़ों की जो गलन करने के लिए, यानी कि गलनांक के लिए जो वो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, वह मात्रा समान नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अवयवी या क्रिस्टलीय ठोसों में गलन ऊष्मा, लिखते हैं गलन ऊष्मा सभी भागों की समान होती है, समान होती है, और इसमें गलन ऊष्मा विभिन्न भागों की भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां हमने इसके कितने कर लिए? 4 गुणों पे हमने इसके चर्चा कर ली। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे के गुणों पे चर्चा करेंगे। अभी हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में उनको गुणों के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट किया, उनमें अंतर किया। पहले हमने 4 गुणों पे चर्चा की, अब हम आगे के गुणों में चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा अगला गुण है उसे हम कहते हैं दैशिकता। क्या कहा हमने? दैशिकता। दैशिकता जिसे हम इंग्लिश में एनआइसोट्रोपी कहते हैं,
इसका अर्थ क्या हुआ पहले ये समझ लीजिए। दैशिकता का अर्थ होता है कि एक ऐसा गुण जो जब किसी वस्तु से भिन्न भिन्न दिशाओं से जाए, पास हो, तो वो अलग अलग परिणाम, अलग अलग रिजल्ट शो करे। तो दैशिकता का गुण किन किन चीजों में हम कह सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं यहां पर प्रतिरोध कह लें, या आप प्रतिरोध का उल्टा आप जानते हैं चालकता होती है, चालकता कह लें, या आप अपवर्तनांक कह लें। यह जो हमारा गुण है, अपवर्तन का नियम जैसे है, अपवर्तनांक है, तो ये चीजें जो हैं, यह यदि दिशा के साथ इनके मान परिवर्तित हो जाएं तो उस गुण को हम उनकी दैशिकता का गुण कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों की बात करी जाए तो हम कहते हैं ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या अदैशिक होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं में इनमें अलग अलग परिणाम प्रस्तुत होते हैं। तो क्या लिखेंगे, यह विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। आप समझ गए होंगे विषम दैशिक का अर्थ कि अलग अलग दिशाओं में यदि हम इन गुणों की यदि चर्चा करें तो अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे। ये क्या कहलाएंगे, विषम दैशिक। जबकि यहां हमारे क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक, समदैशिक होते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ऐसा भी समझते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक क्यों होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक क्यों होते हैं। दोनों की यदि हम यहां पर चर्चा करें, हम सबसे पहले बनाते हैं क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय हमने ठोस इस प्रकार से बनाए थे, इस प्रकार से हमने बनाए थे, यहां पे इस प्रकार से बना रहे हैं। ये हमारे कैसे ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अब इन क्रिस्टलीय ठोसों में आप एक बात देखिए, यदि मैं किसी भी भौतिक राशि को, या मान लो मैं चालकता ही चेक करना चाह रहा हूं, तो मैं जो है यहां से धारा प्रवाहित कर रहा हूं और वो धारा इस दिशा में जा रही है, ये एक दिशा है, तो इस दिशा में जाएगी तो कैसे, क्या क्रम आ रहा है अवयवी कणों का, पहले एक अवयवी कण ऐसा है, उसके बाद उसके दूसरा है, फिर पहला है, फिर दूसरा है, फिर पहला है, फिर दूसरा है, इस प्रकार से। यदि मैं इसकी दिशा बदल दूं, दिशा किस प्रकार से कर दूं, यदि अब की बार मैं इसको ऐसे भेज दूं, ऐसे भेज दूं, तो आप देख रहे होंगे यहां से ये पहला है, फिर ये दूसरा है, और फिर ये क्या है, मतलब तीनों के तीनों जो कण हैं वो एक समान आ गए। यदि हम इसको किसी दूसरे क्रम में भेज दें, मान लेते हैं मैं ऐसे भेज दूं, इसको इस प्रकार से भेज दूं, तो आप देख रहे होंगे यहां पर तीनों के तीनों जो अवयवी कण हैं वो अलग प्रकार के होंगे। इसलिए हम कहते हैं ये विषम दैशिक होते हैं। जैसे ही दिशा आप बदल रहे हो, आपका जो परिणाम होता है वो अलग आ जाता है। तो यह हमारा किसका गुण होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का। अब क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का ये होता है। अब अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों की यदि यही संरचना में बनाऊं तो ये इस प्रकार से बनाई जा सकती है। इनको आप कह सकते हो कि इनकी जो संरचना होती है, जो अवयवी कण होते हैं, बिल्कुल जैसे खिचड़ी व्यवस्था होती है ना, उस प्रकार से होती है, क्योंकि कोई निश्चित क्रम तो होता नहीं है। तो अब इसमें किसी भी तरफ से ले जाया जाए, मान लो मैं ऐसे करके ले जाऊं तो भी हम कहते हैं एक ही परिणाम प्राप्त होते हैं। आप ऐसे क्रम में ले जाओगे तो एक परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसे क्रम में ले जाओगे, हम कह सकते हैं ऐसे क्रम में ले जाओगे तो एक परिणाम प्राप्त होंगे। आपको लग रहा होगा सर कहां परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, यहां तो सब एक जैसे मिल रहे हैं ना, यहां सारे अलग अलग नहीं हो रहे हैं। पर प्यारे बच्चों, इनका जो औसत परिणाम होता है, यानी कि मैं इस विधि से क्या ज्ञात करूं, चालकता ज्ञात करूं, फिर इस रूप में इस दिशा में चालकता ज्ञात करूं, फिर इस दिशा में चालकता ज्ञात करूं, मैं इस दिशा में चालकता ज्ञात करूं, ये अलग अलग दिशाओं में जब मैं चालकता ज्ञात करता हूं, अपवर्तनांक ज्ञात करता हूं, तो उन सब के मान लगभग एक दूसरे के बराबर आते हैं, उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक हैं।
लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में एक दिशा में मैं मान लो चालकता ज्ञात कर रहा हूं, दूसरी दिशा में ज्ञात करूं, तीसरी में ज्ञात करूं, तो तीनों दिशाओं में जो चालकता आएंगी उनके बीच का अंतर काफी ज्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं ये कैसे हैं, विषमदैशिक हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले गुण पे चर्चा करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति कैसी होती है इनकी, ये हमारा 5वां है और ये हमारा 6वां गुण है प्रकृति। जो प्रकृति के ऊपर बात करें तो ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसे कहते हैं हम वास्तविक ठोस। ये रियल में सॉलिड होते हैं, ये वास्तविक ठोस हैं, जबकि इन्हें हम कहते हैं आभासी ठोस या अतिशीतित ठोस या अतिशीतित द्रव भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें अतिशीतित द्रव, इस बात को भी समझ लीजिए। वास्तविक ठोस तो क्रिस्टलीय ठोसों को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ठोसों के जो वास्तविक गुण हैं वो सबके सब पाए जाते हैं, और इनको हम आभासी ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ठोसों की तरह तो व्यवहार है, लेकिन यह कुछ ठोसों के जो गुण होते हैं उन गुणों को ये क्या कर देते हैं, वायलेट कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। कौन से गुण हैं, देखिए ठोसों का एक काफी फेमस गुण है जिसे हम कहते हैं कि जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच में, अवयवी कणों के बीच में इतना शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य करता है कि वह गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होते। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक ठोस होते हैं इनके अणुओं के बीच में इतना आकर्षण बल है कि अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप ठोसों को आपस में जोड़ जोड़ करके ऊपर चोटी तक मीनार बना लीजिए, आप 100 मीटर ऊपर भी ले जाइए, 200 मीटर ऊपर भी बना दीजिए, मीनार बन जाएगी। लेकिन यदि आप सोचोगे मैं द्रव से बना लूं तो वह मीनार नहीं बनने वाली है, क्योंकि द्रवों में अवयवी कणों के या अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो गुरुत्वाकर्षण बल को हरा पाए। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तभी आप द्रव के यदि एक के ऊपर एक लेयर लगाएंगे तो वो नीचे गिर जाती है। लेकिन ठोस ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाइए, पत्थर के ऊपर पत्थर रखते चले जाइए, एक ठोस के ऊपर दूसरे ठोस बनाते जाइए। ये हमारी बिल्डिंगें इसीलिए तो टिकी हुई हैं क्योंकि ठोसों के बीच में लगने वाला जो अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना शक्तिशाली है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से वो अणु प्रभावित नहीं होते। तो यह गुण क्या है, वास्तविक ठोस की निशानी है। अब अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, इसे आभासी ठोस क्यों कहते हैं। आप कभी भी जो पुराने मकान है, बहुत पुराने मकान, और वहां पर यदि खिड़कियों में कहीं ग्लास लगे हुए हों, वहां एक ग्लास के टुकड़े को निकाल करके सावधानी से, कहीं आपका हाथ ना कटे इस बात का ध्यान दे करके थोड़ा सा उसको साइड से किनारे से रख करके उसको मेजर करना, आप देखोगे ऊपर से वह जो कांच होगा वह पतला होगा और नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वह ठोस जो कांच होगा उसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी, और सबसे बॉटम में सबसे निचले हिस्से पर वो कांच क्या होगा, उसकी मोटाई ज्यादा होगी, सबसे ऊपर की ओर मोटाई क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कांच होता है जो कि किस श्रेणी में आता है, अक्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में आता है, उसको क्या करा जाता है कि एक उच्च ताप पर उसको गर्म किया जाता है, फिर वहां से उसको धीरे 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 करके ठंडा किया जाता है और ठोस अवस्था में लाया जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं अतिशीतित द्रव, धीरे धीरे करके बहुत ठंडा किया जाता है। तो है तो वो हम कह सकते हैं एक प्रकार का द्रव, लेकिन वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया, लेकिन वो अपना गुण नहीं छोड़ता। तो जब आप उसको कहीं पर लगाते हैं तो उसके अणुओं के बीच में जो हम कह सकते हैं प्रारंभ में जो शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य कर रहा था, अणुओं का आकर्षण बल, वो तो काम करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करता है, उसको प्रभावी करता है, उसको अपनी ओर खींचता है अणुओं को। इसलिए जब किसी मकान के खिड़की में लगे हुए पुराने ग्लास को आप निकालेंगे तो आप देखोगे नीचे की ओर जो कांच होगा वह मोटा होगा, ऊपर की ओर पतला होगा, क्योंकि ऊपर का कांच धीरे धीरे खिसक खिसक करके उसके कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे चलते चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस। तो मुझे लगता है ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। तो अतिशीतित द्रव जिसे हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब हम अगली बात करें अवयवी कणों की व्यवस्था। 7वां है अवयवी कणों की व्यवस्था। तो अवयवी कणों की व्यवस्था आप जानते हैं ये दीर्घ परास के होते हैं,
और ये हमारे क्या होते हैं, लघु परास के। यानी कि इसमें अवयवी कणों की जो एक निश्चित क्रम होता है क्रिस्टलिन सॉलिड में, वह लंबी दूरी तक, काफी लंबी दूरी तक क्या होता है, एक समान रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन इसमें लघु परास इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक निश्चित क्रम होता है अणुओं का, वो ज्यादा दूरी तक नहीं चलता, उसके बाद एकदम बदल जाता है। आपको जैसे मैंने यहां पर ये समझाया अक्रिस्टलिन सॉलिड, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ये ऐसे ऐसे, फिर हमने कहा ये बन गए, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, 3 बन गए। लेकिन इसके आगे चलेंगे तो हो सकता है क्रम बदल जाए, फिर उसके बाद एक ऐसा, एक ऐसा, फिर एक ऐसा और एक ऐसा। तो देख रहे हो यहां से लेके यहां तक की व्यवस्था तो एक क्रम की हो रही है, या यहां से लेके यहां तक की व्यवस्था तो एक क्रम है, ये दूसरा क्रम है, फिर ये अगला क्रम है। तो इसको हम कहते हैं लघु परास। एक जैसा क्रम, निश्चित क्रम ज्यादा दूरी तक नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद वो क्रम क्या होता है, बदलता चले जाता है। तो इसलिए इनको कहते हैं लघु परास वाले, और इनको क्या कहते थे, दीर्घ परास। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को डिफरेंशिएट किया, उनके प्रत्येक गुणों पर चर्चा करी। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें खासकर ध्यान रखिएगा, ये जो हमने बोला था इसको अतिशीतित द्रव, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन अतिशीतित द्रव है, और नीचे की ओर हमारे डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स के नाम लिख लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहलाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।